हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जब बात होती है नई गाड़ियों, सवारियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। तो आज के टाइम्स ड्राइव शो में सबसे पहले 2025 टाटा टियागो ईवी का डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू, और इसके बाद हीरो के नए जूम 125 और सुजुकी एक्सेस 125 को रखेंगे आमने सामने और बताएंगे आपको किसने मारी बाजी। नया अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, नए एलईडी हेडलैम्प्स और नया शार्क फिन एंटीना, इसके अलावा भी बहुत कुछ इस 2025 टाटा टियागो ईवी में बदला गया है इन टर्म्स ऑफ कैबिन फीचर्स ऑल्सो। और ये जो नई टाटा टियागो ईवी है अब कुछ नए और एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ यहाँ पर टाटा लेकर आई है। इसके साथ साथ इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इस टाटा टियागो में क्या बदला है क्या नहीं, उसकी बात करेंगे। एंड बैटरी रेंज, बैटरी पैक और कीमत क्या अब इस नई टाटा टियागो ईवी की रखी गई है। तो कुछ मेजर एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर जो इसमें बदले गए हैं वो मैंने आपको शुरू में बताया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें जो बदली हैं। डिज़ाइन जो है मोटा मोटा सब कुछ पहले जैसा है, कोई चेंज वहाँ पर नहीं हुआ है इस टियागो ईवी का। यहाँ पे आपको डॉट ईवी की बैजिंग अब मिल जाती है, ये ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, ये एक नया कलर इसमें ऑफर करा जा रहा है। इसके अलावा जो ORVMs हैं वो भी आपको पियानो ब्लैक फील में इधर की तरफ दिए गए हैं। एंड डोर्स की बात करें तो यहाँ पे डोर हैंडल्स में भी आपको ये पियानो ब्लैक टच दिया गया है विद बॉडी कलर डोर हैंडल्स इधर की तरफ। शार्क फिन एंटीना मैंने आपको बताया। पीछे जो है इसमें अब आपको HD कैमरा ऑफर करा जा रहा है। एंड यहाँ पे टेल गेट की बात करें तो यहाँ पे टियागो की बैजिंग ऊपर दी गई है। अंदर जो है बूट स्पेस सब कुछ सेम है, कोई चेंज डिमेंशन वगैरह में यहाँ पर इसमें नहीं हुआ है। तो ये आपको डिसेंट बूट स्पेस यहाँ पर इसमें टियागो ईवी में मिलता है। अब ये कुछ चेंजेस जो है इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर इस 2025 टाटा टियागो ईवी में करे गए हैं। इसके अलावा जो है कुछ चेंजेस अंदर हुए हैं, उनकी बात करेंगे। लेकिन बैटरी पैक ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको दो बैटरी पैक ऑप्शन इस टाटा की टियागो ईवी मिलते हैं। एक है 19 किलोवाट आवर का और एक है 24 किलोवाट आवर का। क्लेम्ड रेंज की बात करूं तो 230 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज 19 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक में है और तकरीबन 290 किलोमीटर की क्लेम रेंज इसके बड़े यानी कि 24 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक में दी गई है। इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग गाड़ी कैसी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, एंड इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेंज अगर बात करें सिटी हाईवे कॉम्बिनेशन की, ये जो है बड़े बैटरी पैक वाला वेरिएंट है, किस तरह की रेंज निकल कर आ रही है उसकी बात करेंगे। एंड ऑल्सो अबाउट द ड्राइव ऑल्सो। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसके अंदर कैबिन में क्या फीचर्स ऐड करे गए हैं। अब इस 2025 टाटा टियागो ईवी के अंदर क्या तब्दीलियां हुई हैं, क्या एडिशंस, क्या चेंजेस हुए हैं, वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड का जो टोन है, ओवरऑल इंटीरियर का टोन है, आपको ड्यूअल टोन मिलेगा। यहाँ पर ये डार्क ग्रे प्लस बेज कॉम्बिनेशन, डोर्स में भी वैसा ही कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पर आए सेंटर में तो ये नया आपको 10.25 इंच का इसमें टच स्क्रीन दिया गया है, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है, ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी स्मूथ है, कोई लैग मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रहा। टाटा की और गाड़ियों में ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं। नीचे आए तो टियागो ईवी की बैजिंग क्रोम फिनिश दिया गया है इस इवेंट्स के आसपास। एंड यहाँ पर आपको कुछ फिजिकल बटन्स दिए गए हैं बूट के लिए, चार्जिंग सॉकेट को अनप्लग करने के लिए फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, AC कंट्रोल के लिए विच इज़ गुड। जो USB चार्जिंग पॉइंट्स, USB-C और USB-A 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। यहाँ पर ये डायल दिया गया है इसके जो ड्राइव मोड चेंज करने के लिए। इसमें एक दिक्कत मुझे जो लग रही है, चेंज करते वक्त इसकी जो लाइट है विजिबल नहीं होती है। जब स्पेशली धूप तेज होती है तो ये विजिबल नहीं होती है और पता नहीं चलता है कौन से मोड में आप स्विच कर रहे हैं अनटिल और अनलेस आप इसकी स्क्रीन में ना देखें। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे बेटर लिट हो सकता है, जहाँ से विजिबिलिटी इसकी थोड़ी बेटर हो सके। इसके अलावा यहाँ पे भी थोड़ा पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। दो कप होल्डर्स यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, एक यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, बॉटल होल्डर पीछे पैसेंजर्स के लिए। एंड ये 12 वोल्ट का सॉकेट जो दिया गया है ये भी पीछे पैसेंजर्स के लिए दिया गया है। एक और नया एडिशन जो हुआ है वो है इसका, यहाँ पे ये स्टीयरिंग दिया गया है। यहाँ पे आपको नया फील दिया गया है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन्स मिल जाते हैं। एंड राइट साइड में जो है इसके क्रूज कंट्रोल सेटिंग्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी थोड़ा अपडेटेड पहले से करा गया है। सेंटर में स्क्रीन है, उसके अलावा बाकी सब आपको डिजिटल दिया गया है, लेकिन वो प्रॉपर स्क्रीन वाला फील वहाँ पे नहीं। अगर बात करें इसके जो रेंज मीटर है या इसका जो
ड्राइव या रीजन मोड है वहाँ पर जो इसमें ऑप्शन दिया गया है वो सब आपको अलग से देखने को मिलेगा, नॉट इन द स्क्रीन इटसेल्फ। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर सीट जो है आपको फैब्रिक सीट मिलती हैं, कंफर्ट लाजवाब है इन सीट्स का। पैडिंग के हिसाब से बात करूँ, सस्पेंशन के बाद हिसाब से भी बात करूँ, ओवरऑल जो कंफर्ट है काफ़ी अच्छा इस गाड़ी में देखने को मिलता है। अब स्पेस की ओवरऑल बात करें, क्योंकि डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा ही है, तो स्पेस ओवरऑल इसका सेम है, ठीक ठाक है। फ्रंट रो के हिसाब से भी, सेकंड रो में भी बैठ के अगर आप जाते हैं, 4 लोग भी बैठे हैं, तो वहाँ पर भी स्पेस को लेकर आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि सेकंड रो में बहुत ही ज़्यादा एम्पल स्पेस नहीं है, बट डिसेंट एनफ स्पेस फॉर दिस काइंड ऑफ कार इस सेगमेंट की अगर बात करें तो। ड्राइव की बात करूं तो वहां पे परफॉर्मेंस जो है सिटी के हिसाब से एप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रैफिक में भी हैं तो वहां पे भी गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप है अच्छा खासा है, ईवी होने के साथ साथ, तो वहां पर आपको इस टाटा की टियागो ईवी के साथ कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। गियर सिलेक्टर की बात करूं तो वहां पर भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, क्योंकि पहले वाला जो टियागो ईवी में गियर सिलेक्टर था तो वहां पे जो है थोड़ा सा लैग फील होता था, लेकिन ये जो है थोड़ा बेटर है, क्रिस्प है। अब कुछ हार्डवेयर की बात करें, जहां पर ब्रेकिंग सस्पेंशन सेटअप की बात करते हैं, तो ब्रेकिंग की बात करूं तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तेज रफ्तार में है, धीमी रफ्तार में है, सिटी में चला रहे हैं, हाईवे पर चला रहे हैं, तो ब्रेकिंग जो है प्रिसाइज है, एप्ट है। दोनों ही माहौल में आपको अच्छी ब्रेकिंग की बाइट इसमें देखने को मिलने वाली है। सस्पेंशन सेटअप और ओवरऑल कंफर्ट की बात करें तो वहां पर भी जो है अच्छा काम टाटा अपनी गाड़ियों में करता आया है, और इस टियागो ईवी में भी वैसा ही देखने को मिलता है। सीट्स जो है कंफर्टेबल है, वेल कुशन्ड है, एंड सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी अच्छे से ट्यून करा गया है। स्पीड ब्रेकर्स, पॉट होल्स जो आते हैं उनको एब्जॉर्ब करने की जो पावर है, क्षमता है, वो काफ़ी अच्छी इसके सस्पेंशन में देखने को मिलती है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें, हालांकि कोई डायरेक्ट कंपटीशन इस सेगमेंट में टियागो ईवी का नहीं है। अगर देखें तो दूसरी तरफ एमजी की कॉमेट है, लेकिन वहां पर साइज प्रोपोर्शन एकदम अलग है, तो बिल्कुल ही अलग वो हो जाता है। लेकिन प्राइस के हिसाब से दोनों आसपास ही हैं, तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा बेटर स्पेस चाहते हैं, क्योंकि वहां पे आपको 3 डोर वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको 5 डोर वाला ऑप्शन मिलता है, सेकंड रो का प्रॉपर एक्सेस वगैरह मिलता है। प्राइस जो है ऑफकोर्स यस थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपको फीचर्स सब चाहिए जो कि अब इस नई टियागो में दिए गए हैं, नया 10.25 इंच का स्क्रीन दिए गए हैं, नए जो इंटीरियर में चेंजेस करे गए हैं, तो वो आपको इसके टॉप वेरिएंट में देखने को मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल एज अ पैकेज के हिसाब से अच्छा है, एंड स्पेशली अगर आप सिटी के हिसाब से गाड़ी ले रहे हैं, आपका मेन पर्पज सिटी ड्राइव के हिसाब से, आपको बहुत ज़्यादा इस इलेक्ट्रिक सवारी को हाईवे पर इस्तेमाल नहीं करना है, तो उन मायनों के हिसाब से मुझे लगता है डिज़ाइन, फीचर्स और जो रेंज का आंकड़ा है रियल वर्ल्ड का 200 के आसपास जो हमने देखा इसके अंदर, तो मुझे लगता है उस हिसाब से ये टाटा की नई टियागो ईवी एक अच्छा पैकेज इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपके लिए बन सकती है। इन दोनों स्कूटर्स को आमने सामने देख के बिल्कुल अलग डिजाइन वाले, मेरे दिमाग में एक दुविधा हुई कि आखिर ये दोनों आमने सामने क्यों हैं। डेफिनेटली आपके दिमाग में भी ये आई होगी, तो मैं अंकुर से पूछने वाला हूँ कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों है। अब आयुष, मेरे हिसाब से इन दोनों स्कूटर्स को डिफरेंट डिजाइन होने के बाद भी आमने सामने रखने का कारण एक नहीं बल्कि 2 है। सबसे पहला कारण जो है हीरो का जूम 125 है, एकदम नया स्कूटर हीरो ने इंट्रोड्यूस किया है। 110 था, 125 में आया, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर नया देखने को मिल रहा है। वहाँ पर सुजुकी का जो एक्सेस है 125, वो भी काफ़ी अपडेट्स के बाद इंट्रोड्यूस करा गया है, कुछ अपडेट्स उसमें दिए गए हैं। तो एक तो कारण मेरे हिसाब से ये है, कुछ नए एलिमेंट्स यहाँ पर इन दोनों स्कूटर्स में देखने को मिल रहे हैं, नया इंट्रोडक्शन है, वहाँ पर नए अपडेट्स हैं। दूसरा कारण मेरे हिसाब से आयुष ये है कि ये जो स्कूटर्स हैं एकदम डिफरेंट डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ हैं, अलग अलग तरह की ऑडियंस को केटर करते हैं या कस्टमर को केटर करते हैं। तो मुझे लगता है आप एक ऐसी राह पर जा रहे हैं जहाँ से आप सोलो से फैमिली वाली लाइफ पे एंटर कर रहे हैं, तो आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्कूटर ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाला है? अगर फीचर्स की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, या फिर ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी और अफोर्डेबिलिटी की बात करें, तो आज इस वीडियो में आयुष हम इन सभी एस्पेक्ट्स को आमने सामने रखेंगे इन दोनों स्कूटर्स के, और देखेंगे कौन सा आगे निकलता है। अंकुर, ये दूसरा वाला फैक्टर तो आपने डेफिनेटली बिल्कुल मेरे ऊपर ही बोल दिया, जो मेरी बिल्कुल इस टाइम पे टाइम चल रहा है कि मैं शायद उसी फेज में जाने वाला हूँ। तो आज इन दोनों स्कूटर्स को कंपेयर करते हैं। तो स्वागत है आपका टाइम सेव की एक और वीडियो में। मैं हूं आयुष, मैं हूं अंकुर तनेजा, और आज हम कंपेयर करने वाले हैं हीरो के जूम 125 को और सुजुकी एक्सेस 125 को।
अब डिजाइन से अगर शुरुआत करें तो यस, एकदम डिफरेंट दोनों स्कूटर्स का डिजाइन है। वो थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड डिजाइन वहां देखने को मिलता है एक्सेस के अंदर। ये जो जूम है 125, यहाँ पर आपको एकदम शार्प, स्पोर्टी, वो यूथफुल फ्लेवर इसके डिजाइन में निकलते हुए दिखाई देंगे। तो आयुष, मेरे हिसाब से मुझे लगता है यस, जैसा कि आप उस राह पर जा रहे हैं, तो अगर आप इन दोनों में से चूज करना चाहें या अगर आप सोच रहे हैं उस आगे वाली सिचुएशन के बारे में, तो अगर आपको चूज करना पड़े कौन सा आप चूज करेंगे अगर फीचर्स और डिजाइन की थोड़ी बहुत बात करें तो? वैसे अगर लुक्स वाइज देखा जाए तो मुझे जूम का डिजाइन अभी के हिसाब से तो ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है और अभी के अच्छा भी हिसाब लग से। रहा है। हाँ, बट लेकिन हाँ, फ्यूचरिस्टिक अगर मैं थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचूं कि मेरी फैमिली आगे बड़ी होगी, तो डेफिनेटली मुझे इसकी तरफ जाना पड़ेगा। इसका डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक है, थोड़ा सा विंटेज वाली भी फील जो है ये दे देता है। और कुछ इसके अंदर नए एलिमेंट्स भी आए हैं, जैसे कि यहाँ पे एलईडी डीआरएल्स है, फ्रंट के हेडलैम्प भी एलईडी वगैरह इसके अंदर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आयुष, जो ये टर्न इंडिकेटर्स हैं, ये हेलोजन दिए गए हैं इसमें, यहाँ पर मामला जो है पूरा एलईडी सेटअप वाला है। आगे की बात हो, पीछे की बात हो, डीआरएल्स मिल जाते हैं। अगेन वो स्पोर्टी डिजाइन के साथ साथ सारे एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं एंड अग्रेसिव भी ये ज्यादा सामने से देखने में लगता है। तो आपका अगर नेचर या आपकी रिक्वायरमेंट कुछ वैसी है या आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, तो ये वाला फ्लेवर भी जो है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन बहुत से लोगों को पसंद आएगा अगर पहली बार जब कोई इसको देखेगा। उसकी बात करें, अगर एक्सेस की बात करें, तो वहां पर इस, जैसे कि आयुष बोल रहे थे, सिंपलिस्टिक या मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, बहुत शार्प वगैरह एजेस, पैनल्स वगैरह नहीं है। एक पर्टिकुलर कैटेगरी, एक पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से डिजाइन करा गया है, तो वो भी देखने में अच्छा लगता है इन केस अगर आप उस तरह के डिजाइन के साथ जाना चाहते हैं तो। लेकिन अब मेरी फैमिली बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी, या फिर वैसे सेम इंजन है दोनों के अंदर, लेकिन माइलेज वगैरह मेरे को इसके अंदर ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसके इंजन को ज़्यादा रिफाइन किया गया है, इसके टायर्स भी छोटे हैं बेसिकली, तो उससे मेरे को माइलेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रंट बेस में 12 इंच के पहिए दिए हैं और साथ ही अगर रियर में बात करें तो 10 इंच का टायर इसमें मिलने वाला है। बाकी अगर इसका टॉप एंड वेरिएंट लेता हूँ तो इसके अंदर मुझे फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। अब जूम की बात करें तो यहाँ पर आपको 14 इंच के टायर्स मिलते हैं आगे और पीछे, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। डिस्क वगैरह मिल जाता है, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं, रियर में सिंगल आपको स्प्रिंग शॉक दिया गया है। और इसके अलावा जो है आपको इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर, यूएसबी वाले फीचर तो दोनों स्कूटर में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्न बाय टर्न का ऑप्शन जो है इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की आयुष बात करें तो नंबर्स किस हिसाब से हैं? ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें थोड़ी सी कम मिलती है, वो ज़्यादा स्पोर्टी है, उसमें 164 मिलीमीटर की मिलती है, वहीं इसमें 160 मिलीमीटर की आपको मिलने वाली है। अब एक प्रैक्टिकलिटी वाला एस्पेक्ट और है, फैमिली है और अगर आप अकेले हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अकेले हैं तो आपको ये जो बीच का स्पेस है, लेग रूम वाला स्पेस है, वहाँ पे कुछ सामान रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप फैमिली वाले हिसाब में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से फल, सब्जी, राशन के सामान आपको आगे ढोकर ले जाने होते हैं, तो वहाँ पर उस लेग रूम का जो स्पेस वाला एरिया है वो एक्सेस में जरूर आपको बेटर मिलने वाला है इस जूम के मुकाबले। और साथ ही सिर्फ लेग रूम की बात नहीं है, यहाँ पर इसकी सीट भी ज़्यादा प्रैक्टिकल मिल जाती है, ज़्यादा लंबी मिल जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट मिल जाती है। मतलब आप आराम से इस पर 2 से 3, वैसे 3 लोग नहीं बैठने चाहिए, 3 लोग भी आप इस पर आराम से बैठ सकते हैं। जबकि जूम में आपको बैठने में उस हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसकी सीट क्योंकि थोड़ी अप्स एंड डाउन टाइप की जो है दे रखी है। आप थोड़ा सा स्पोर्टी स्टांस से, थोड़ा सा स्लाइडिंग वाला कहें कि फील है, वो ऑलमोस्ट सीट जो है फ्लैट है, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर में इस तरह की सीट सूट करती है, तो मुझे लगता है दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बेयर विद। बट इसके हिसाब से मुझे लगता है ओवरऑल जो स्कूटर का डिजाइन आप साइड प्रोफाइल का देख रहे हैं, तो सीट का डिजाइन भी कुछ वैसा ही फ्लो करता हुआ यहाँ देखने को मिलता है एंड आई एक्चुअली लाइक दिस डिजाइन। आयुष, आपको यह लगता है कि अगर यहाँ पर फीचर्स की अगर बात करें, जो मैंने थोड़े बहुत फीचर्स बताए, उस हिसाब से कौन सा स्कूटर थोड़ा सा आगे जाता हुआ दिखाई देता है आपको? अंकुर, वैसे डिज़ाइन और फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा लेटेस्ट वो है, तो जूम डेफिनेटली उसमें एक नंबर स्कोर करता है। लेकिन उसके अलावा अगर प्रैक्टिकलिटी देखी जाए तो स्कूटर में ज़्यादा मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आपने बताया स्टोरेज स्पेस आपने मेंशन कर दिया, उसमें बिल्कुल एकदम ना के बराबर मिलता है। अब आगे अगर मेरे को सिलेंडर यहाँ पे रखना पड़े तो आई थिंक मैं सिलेंडर एक्सेस में रख सकता हूँ, बल्कि उसमें नहीं रख सकता। साथ ही फ्यूल टैंक भी मेरे को इसके अंदर ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, 5.3 लीटर का मिलता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 5 लीटर का मिलता है। बेसिकली 300 ml है, बट फ़र्क उसमें पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर ये स्कूटर आपको माइलेज भी ज़्यादा देने वाला है। तो ये फैक्टर तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन के लिए या फैमिली वाले इंसान के लिए ज़्यादा मायने ऑफ कोर्स सकता है। माइलेज जरूर अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा एग्रेसिव नेचर चाहिए, एग्रेसिव आपको पावर डिलीवरी चाहिए, तो ये आपको इस जूम में मिलती है। हालांकि पावर जो है उसका भी अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पर आपको नंबर्स के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा पावर
इस जूम में जरूर ऑफर करा जाता अंकुर, है। आपको पावर तो ज़्यादा मिल जाती है उसके अंदर, लेकिन अगर आपको इनिशियल टॉर्क के बारे में बात करो तो उसमें आपको बेसिकली ज़्यादा नंबर्स के हिसाब से दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर आपको फील ज़्यादा होगा। उसके अंदर आपको 10.4 न्यूटन मीटर मिलता है जो कि 6000 आरपीएम पर मिलता है। वहीं इसके अंदर 10.2 न्यूटन मीटर मिलता है जो कि आपको 5000 आरपीएम पे मिल जाता है, जिसकी वजह से इनिशियली ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा टॉर्की फील होता है। शुरुआत में थोड़ा बेटर आपको शुरुआत का feel पिकअप होता है। इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू दैट। इसका पावर फिगर ज्यादा है, तो बाद में ये तो खींचेगा ना, बाद में दम कम इसका निकल के आएगा। या इसके अलावा अगर आयुष ये फ्यूल लिड की बात करें तो पीछे की तरफ दोनों का फ्यूल लिड जो है पीछे की तरफ दिया गया है, उसका भी एक्सेस पीछे से ही है। अगर आपको फ्यूल भराना है, उतरने की जरूरत नहीं है, तो इसका भी जो है जूम का एक्सेस है फ्यूल लिड का, ये भी पीछे की तरफ है। बूट स्पेस की आयुष बात करें, आई थिंक उसका एग्जैक्ट नंबर अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, बट मुझे लगता है जो स्पेस दिया गया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा फील होगा। यहाँ पर 17 लीटर का स्पेस दिया गया है। बूट स्पेस की आपने बात करी ली है, तो इसमें 17 लीटर का कंपनी वैसे नंबर्स एकदम दे देती है, लेकिन इसके अंदर कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रखा है। लेकिन अगर विजिबली देखा जाए तो अगर खोल के देखा जाए तो उसमें थोड़ा गहरा बूट स्पेस मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा फ्लैट मिल जाता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम स्पेस उसके अंदर मिल जाता है। साथ ही अगर मैं टेल लैंप्स के बारे में बात करूँ तो इसमें टेल लैंप आपको दोनों में ही एलईडी वाले मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन वाले मिलते हैं, जबकि उसके अंदर आपको एलईडी वाले अब नजर आने इसमें वाले हैं। एक दो फीचर और एक्स्ट्रा हो जाते हैं इस एंड पर। यहाँ पर जो इंडिकेटर की बात कर रहे हैं आयुष, इसमें जो है आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर एलईडी तो है ही, लेकिन सीक्वेंशियल का भी ये फीचर इसमें दिया गया है। i3s टेक्नोलॉजी भी आपको इसमें मिलती है। होता क्या है, आप रेड लाइट पे खड़े हैं, आपने स्कूटर को डीएक्सलेट करके रखा हुआ है, आप स्टैटिक पोजीशन में हैं, तो वहाँ पर ही ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा अगर उसका i3s ऑन होगा तो। एंड जैसे ही आप ब्रेक दबा के हल्की सी रेस देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर इसमें दिया गया है। उसमें सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर बेसिकली दे रखे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको हैजार्ड लैंप भी मिल जाता है। अगर आपको हैजार्ड लैंप की बेसिकली रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर वो आपको नहीं मिलने वाला है। सो आयुष, आप बात कर रहे थे स्कूटर्स जो दोनों हैं, पावर फिगर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत आरपीएम का फर्क है। तो अब पहले एक बार जांच लेते हैं किसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर मिल रहा है, किसका एक्सीलरेशन बेटर है, राइड क्वालिटी किसकी बेटर है, सस्पेंशन, ब्रेकिंग कहां पर ज्यादा बेहतर देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। सो बात आती है कि आखिर ये दोनों स्कूटर आपको चलने में कैसे फील होने वाले हैं। तो दोनों ही स्कूटर में 125 सीसी का ही इंजन आपको मिलने वाला है। अब सबसे पहले एक्सेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो टॉर्क है वो इनिशियली थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द जूम में आपको एक इनिशियल पावर तो ज़्यादा नहीं मिलने वाली है, लेकिन जब स्कूटर थोड़ा सा एक अपनी स्पीड पकड़ लेता है उसके बाद आपको इसके अंदर अच्छी खासी पावर जो है फील हो जाने वाली है। वहीं इसके अलावा अगर एक्सेस के बारे में बात करें तो एक्सेस आपको शुरू में स्मूथ ज़्यादा फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको लेकर 40 से 50 की स्पीड के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसका इंजन आपको जो है फील होने वाला है। वो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता हुआ आपको फील होता है। वहीं अगर जूम के बारे में बात करें तो जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर आपको पावर डिलीवरी जो है कोई एक सर्टेन स्पीड के बाद ही मिलना स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करें तो जैसा कि एक्सेस एक फैमिली स्कूटर है और वहीं जो जूम है उसको यंग राइडर्स को देख के ज़्यादा बनाया गया है, तो इसकी सीट्स में दोनों में फ़र्क है। एक्सेस में बिल्कुल स्ट्रेट सीट्स मिलती हैं और वहीं जूम में आपको थोड़ी सी कुशनी और आपको थोड़ी सी कर्व सीट्स दिखाई देने वाली है। वहीं अगर इनके ब्रेक्स के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस में आपको ब्रेक्स उतने ज़्यादा क्रिस्प फील नहीं होंगे अगर आप सडन ब्रेकिंग करते हैं। वहीं जूम के ब्रेक्स आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प फील होते हैं, वहाँ पर सडन ब्रेकिंग में आपको किसी भी तरह का इशू नहीं आएगा और दोनों ही स्कूटर्स में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाने वाला है। वहीं अगर बात आती है कि अगर आप इन्हें सिटी में चलाते हैं तो आपको इसके सस्पेंशंस वगैरह कैसे फील होते हैं। दोनों ही स्कूटर हमने चलाए और काफ़ी टेस्ट किया उनको, तो टेस्ट करने के बाद जो दोनों ही स्कूटर के सस्पेंशंस हैं वो हमें दोनों को ही स्टिफ फील हुए। चाहे तो वो सुजुकी एक्सेस के बारे में बात करें, चाहे तो हीरो जूम के बारे में बात करें, तो आपको उस केस में अगर एक सॉफ्ट सस्पेंशंस आप तलाश रहे हैं तो उस केस में तो आपको वो नहीं मिलने वाला है। दोनों में ही आपको थोड़े से एक रिजिड सस्पेंशन, थोड़े टफ सस्पेंशंस आपको जो है दोनों के ही फील होने वाले हैं। गाइज अगर राइड की बात हो रही है तो उस केस में इनके टायर्स की साइज भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जहां जूम में आपको दोनों ही टायर्स 14 इंचेस के मिलते हैं, वहां पर एक्सेस में आपको फ्रंट का व्हील 12 इंचेस का और रियर का व्हील 10 इंचेस का मिल जाने वाला है, जो जिसकी वजह से एक्सेस को अगर आप किसी पोर्ट हाउस में ले जाते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रबल होगा एज कम्पेयर टू द हीरो जूम। अब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट की कौन सा स्कूटर आपको दोनों में से लेना चाहिए। वहीं अगर इसके प्राइसेस के बारे में बात करें तो वो आपको 83,000 रुपीज़ से लेकर 95,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में ये स्कूटर आपको मिलने वाला है।
वहीं इसकी बात करें जूम 125 की, तो इसका प्राइस स्टार्ट होता है तकरीबन 87,000 से और टॉप वेरिएंट के लिए जाता है तकरीबन 93,000 एक्स शोरूम तक। अब अगर दोनों में से देखा जाए कि स्कूटर लेना कौन सा चाहिए, अगर एक्सेस के बारे में बात करूं, अगर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है प्रैक्टिकलिटी से, मतलब आपको सीट भी लंबी चाहिए, आपको फ्लोर बोर्ड पे स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, आपको फीचर्स भी सफिशिएंट अमाउंट के चाहिए, तो वो इसके अंदर आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। बाकी अगर आप छोटी मोटी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि टर्न इंडिकेटर्स के हैलोजन है, या फिर आपको डिज़ाइन इस रेट्रो टाइप का पसंद है, तो आप सुजुकी की एक्सेस को ज़रूर ले सकते हैं। वहीं आयुष, अगर जूम की बात करें 125 की, तो यहाँ पर जो प्लस पॉइंट मुझे इसके लगते हैं, इसमें से पहला है इसका डिज़ाइन। परफॉर्मेंस इनिशियली ऐसा अच्छा है उसका, लेकिन बाद में इसका पिकअप जो है, इसकी पावर डिलीवरी जो है, इसकी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। फीचर्स जो हैं वो आपको इसमें एक्स्ट्रा थोड़े मिल जाते हैं। तो अगर आप इस तरह का डिज़ाइन चाहते हैं, इस तरह के फ्लेवर आपको पसंद है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन की, अगर बात करें थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर चाहते हैं, एंड अगर आप ये जो एरिया है फ्लोरबोर्ड वाला, इससे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये जो स्कूटर है ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए इन दोनों में से एक बन सकता है। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। Thank you for joining and stay tuned to 18 Hours Pradesh.